अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर्स। यानी हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर्स का इंट्रो क्या बनता है चैप्टर के लिहाज से, और आपको स्केलर इन वेक्टर्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसमें डिस्टिंग्विश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि फिजिक्स इसको दो तरह से डिस्टिंग्विश करके क्यों पढ़ाती है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर्स की। स्टूडेंट्स, स्केलर क्या है हमारे पास? स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं कंप्लीटली सेटिस्फैक्शंस के साथ। आपको कंप्लीटली पता चलता है कि ये क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड के साथ एक्सप्लेन होती है, वेल एक्सप्लेन होती है। देयर इज नो नीड फॉर एनी अदर एक्सप्लेनेशन। सो हम ये कह सकते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity, P for physical, Q for quantity, which is completely explained by magnitude only. By magnitude only. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? यानी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से वेल एक्सप्लेन होता है, जिसके लिए फर्दर जो है किसी तरह की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आपके डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स के पास लेके चलूँगा। स्टूडेंट्स, आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, 1 किलो दूध लेने, ठीक है, और आप इस दूध वाले को कहते हो कि आप 1 किलो दूध दे दें। देन वो उसको बैलेंस में रख के आपको 1 किलो दूध देता है। एंड देन क्या आपने कभी सुना कि आपके साथ खड़े साथी ने, आपने कभी उसे ये पूछा हो कि ये 1 किलो दूध जो है इसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है? नो। बल्कि आपको पता चलता है कि आपके सामने दूध वाला बैलेंस करके रखता है, या आपको पता चलता है कि आपको वो 1 kg के 1000 ग्राम पूरे करके देता है। और जब 1 kg के 1000 ग्राम पूरे हो जाते देन आप सेटिस्फाई हो जाते एक मैग्नीट्यूड बताने से, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज व्हाट स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। यानी आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू बता दी जाए, आपको किसी भी चीज की एक न्यूमेरिक वैल्यू बता दी जाए तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप अगर सपोज किया कि आप 1 किलो जो है वो मैंगो लेने जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आप उसको ये कहते हैं कि 1 kg मैंगो दे दें, तो वो आपको डिजिटल बैलेंस पे पूरे करके देता है, जिसमें वेट लिखा आता है या मैस लिखा आता है ग्राम। जब 1000 ग्राम पूरे हो जाते हैं देन वो आप टेक इन और करते हैं। यानी आपके पास जो 1000 ग्राम होता है, ये कंप्लीट एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन लगता है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम पूरे किए जाते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो आपके पास स्केलर, हम ये कहते हैं कि ये ऐसा क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। आपका जो किसी चीज़ का मैस नाप रहे हैं या किसी चीज़ का टाइम देख रहे हैं, आप वक्त देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टाइम एक मैग्नीट्यूड है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर एक मैग्नीट्यूड है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के अंदर आपको किसी और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सो अगर बाहर का टेम्परेचर जो है लगभग सपोज किया 23 सेल्सियस डिग्री है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फ्रॉम एनीवन कि ये 23 सेल्सियस डिग्री जो है मज़ीद मैं उसे और एक्सप्लेनेशन नहीं लूँगा, मुझे समझ आ जाएगा कि आउटसाइड द टेम्परेचर 23 सेल्सियस डिग्री है।
सिमिलरली अगर मुझे कोई वक्त इस टाइम पूछता है और मैं उसको कहता हूँ कि अब के 11:30 हो रहे हैं, तो 11:30 एक मीनिंगफुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। 11 जो है उसके अंदर हार्स है, 30 मिनट्स हैं, यानी एक न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मैग्नीट्यूड जो है या न्यूमेरिक वैल्यू बता देने से स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाता है, जस्टिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम जब वेक्टर की तरफ चलते हैं, वेक्टर यानी जो एक सेकंड सेगमेंट है इसी का इंट्रोडक्शन का, दैट इज वेक्टर। वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नीट्यूड के अलावा सिर्फ मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू बता देने से एक्सप्लेन नहीं होता, बल्कि वेक्टर को हमें कुछ अदर जो है एक्सप्लेनेशन देके जस्टिफाई करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। स्केलर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड एंड न्यूमेरिक वैल्यू यानी ओनली न्यूमेरिक वैल्यू से जस्टिफाइड हो जाता है, आपको किसी और चीज़ की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सो लेट्स स्टार्ट वेक्टर। So students, what is vector? वेक्टर स्टूडेंट्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बता देने से एक्सप्लेन होती है, जस्टिफाइड होती है। यानी कि अगर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं स्टूडेंट्स जिसमें हमें प्रॉपर जो है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बता के उसकी डायरेक्शन देनी पड़ती है, हमें उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है ताकि उसको कम्प्लीटली जस्टिफाई किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोर्स है स्टूडेंट्स, फोर्स। अब अगर मैं किसी को कहूँ कि ये आप भी, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहूँ कि मैं 4 न्यूटन फोर्स जो है अप्लाई की है, ठीक। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपका क्वेश्चन तो ये होगा कि ये जो 4 न्यूटन फोर्स जो है, ये अप्लाई फोर्स जो है, ये किस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है, इसको किस सिम्ट में अप्लाई किया गया है, ठीक है। यानी 4 न्यूटन अपने अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि फोर्स जस्टिफाई होगा डायरेक्शन बताने से, सिम्ट बताने से। ये 4 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में लगा। सिमिलरली वेलोसिटी एक स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है, जो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, तो वहाँ हम डायरेक्शंस को के थ्रू इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जो है वो इंक्रीज हुई है, किस सेगमेंट में, यानी जहाँ बॉडी डिस्प्लेस्ड हुआ है, जहाँ उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, तो उसमें हम डायरेक्शन के थ्रू उसको जस्टिफाई करते हैं। सिमिलरली एक बॉडी को एक्सेलरेट किया हमने, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देयर वी नीड डायरेक्शन स्टूडेंट्स, कि आइदर वो जो एक्सेलरेटेड बॉडी है वो हमने सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट किया है, उसकी डायरेक्शन सर्कुलर है, उसकी डायरेक्शन ट्रांसलेटरी है, उसकी डायरेक्शन वाइब्रेटरी है। यानी हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के केसेस में डायरेक्शंस के थ्रू अपना न्यूमेरिक वैल्यू जस्टिफाई करते हैं। सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू बता देने से वो क्वांटिटी जस्टिफाई नहीं होते स्टूडेंट्स। जैसे फोर्स में आपने फील किया, ठीक है, फोर्स को आप जब भी एक्सप्लेन करोगे तो डायरेक्शन बता के एक्सप्लेन करोगे। यानी मैं अगर अब इस 4 न्यूटन फोर्स को बताऊं कि मैंने ये 4 न्यूटन फोर्स लगाई टुवर्ड लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स, टुवर्ड लेफ्ट साइड, या मैं अगर ये कहूँ कि मैंने ये 4 न्यूटन फोर्स लगाई टुवर्ड वेस्ट, टुवर्ड वेस्ट, यानी मैं कहूँ 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है टुवर्ड वेस्ट। अब स्टूडेंट जब मैंने इस फोर्स के इस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ये चीज प्लस कर दी स्टूडेंट्स, ये प्लस कर दी, तो अब ये चीज कंप्लीटली जस्टिफाई हो चुका है कि 4 न्यूटन फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में लगा है या लेफ्ट डायरेक्शन में बॉडी पे अप्लाई हुआ है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में बॉडी पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर न्यूमेरिक वैल्यू, सपोज किया मेरे पास है
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन है मेरे पास, ठीक है, एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन के साथ जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये एक्सेलरेशन ट्रांसलेटरी मोशन में टी डॉट एम ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सेलरेटेड बॉडी का है, यानी स्ट्रेट डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट हुआ है, स्ट्रेट, ठीक है। तो लाजमी सी बात है, मैं आपसे कहूँ कि एक बॉडी को मैंने एक्सेलरेट किया स्टूडेंट, यानी उसके वेलोसिटी में चेंज है कुछ टाइम लेकर, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज है कुछ टाइम लेके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है स्टूडेंट मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे ये करने वाले हो कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है। सर क्या ये बॉडी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट हुआ है, क्या ये स्ट्रेट लाइन पे गया है, या जिग मोशन में रैंडमली एक्सेलरेट हुआ है, या फिर ये बॉडी वाइब्रेट हुआ है, यानी यू नीड डायरेक्शन। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने अंदर कंप्लीटली एक जस्टिफिकेशन नहीं रखता जब तक मैं इसके साथ प्लस डायरेक्शन ना लगा दूं स्टूडेंट्स। तो मैं अगर यूँ कहूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड में प्लस ट्रांसलेटरी मोशन एक्सेलरेशन हुई है, यानी उस डायरेक्शन में हुई है, तो दिस इज नाउ कंप्लीट मीनिंग। तो इसका मतलब ये है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से एक्सप्लेन हो जाती हैं, जैसा कि वेलोसिटी, जैसा कि आपके पास डिस्टेंस, जैसा कि आपके पास टेम्परेचर, जैसा कि आपके पास मास, जैसा कि आपके पास लेंथ, जैसा कि आपके पास टाइम। So these are scalar students. These are scalar। यानी आपने क्या किया, आपने सिंपल किसी को बताया कि जी, आपसे किसी ने पूछा कि ये रास्ता या फिर ये टेबल के 2 सिरों का जरा लेंथ नाप के दो, मेजर करके दो, तुम उसको नाप के देते हो, लगभग तुम उसको बोलते हो कि यार इसका फासला है या इसकी जो डिस्टेंस बनता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या इस गली के एक सिरे से दूसरे सिरे का फासला 7 मीटर बनता है, सपोज किया। अब आप सोचेंगे सर इतनी छोटी गली थोड़ी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, जस्ट समझाने के लिए 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर का एक, 2 गली के 2 सिरे, टेबल के 2 सिरे, चेयर के 2 सिरे, हाफ के 2 सिरे, किसी चीज के 2 सिरे, डिस्टेंस हुआ ना। जब आपने नाप के दिया, मेजर करके दिया, अब क्या कोई आपसे पूछेगा आपका साथी कि यार ये 7 मीटर कहाँ नाप के दिया, किस डायरेक्शन में नाप के दिया, नेवर। उसको पता चल चुका है गली के 2 सिरे, टेबल के 2 सिरे, चेयर के 2 एंड्स के बीच का, यानी जो डिस्टेंस बनता है दैट इज 7 मीटर। यानी कंप्लीटली अपने आप एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो जस्टिफाइड है, नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। टेम्परेचर, कमरे के अंदर का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, थर्मोमीटर लगाया, मालूम किया कि आपको टेम्परेचर है 101। क्या 101 टेम्परेचर जानने के बाद आप किसी से ये पूछते हो कि टेम्परेचर कहाँ फ्लो कर रहा है, कहाँ किस डायरेक्शन में? नो, 101 अपने अंदर कंप्लीट सेंसेशन रखता है, एक्सप्लेनेशन लगता है, आपको पता चलता है कि 101 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 101 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है, इतना मेरी बॉडी हीट अप है, या डिग्री ऑफ हॉटनेस मेरी बॉडी का इतना बढ़ चुका है, मेरी बॉडी इतनी डिग्री जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर से एक्सपेंड हो चुकी है, टेम्परेचर मेरा एक्सपेंड हो गया बॉडी को। ये आप इसे इतनी एक्सप्लेनेशन से आप अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। सेम मैथ तुमको कोई बताता है कि मैथ है किसी बॉडी का 3 kg मैस है। अब 3 kg मैस से थोड़ा ही पूछते हो कि यार ये 3 kg मैस किस तरफ जा रहा है, या फिर बल्कि 3 kg मैस तुमको पता होता है कि 3 kg होल्ड्स फॉर 3000 ग्राम एंड दैट्स एनफ। सेम लेंथ का पूछा, यही सेम सेंस ले सकते हो, 2 चीज़ों की लेंथ नापी, स्केल उठाया, 2 चीज़ों की लेंथ नापी। अब यहाँ पे तुमको ये नहीं जानना कि यार इस स्केल से जो 2 चीज़ों की लेंथ नापी है किस डायरेक्शन में, बस तुमको इस बात से मतलब है 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर या फिर 2 मीटर 2 सेंटीमीटर 2 ये जो आपके पास जितनी न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही है, इसलिए ये वैल्यू कंप्लीटली जस्टिफाई हो रही है स्टूडेंट्स। ओके, सो टाइम पूछा, जैसे हमने पहले कहा, तो ये क्वांटिटीज ऐसी हैं, स्केलर ऐसी हैं जो कंप्लीटली न्यूमेरिक वैल्यू बता देने से जस्टिफाई होती हैं। वेक्टर स्टूडेंट्स आपसे जस्टिफिकेशन मांगता है डायरेक्शंस की। ये तो एक डीप हम गए स्केलर और वेक्टर में। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमें
स्केलर के अलावा जिनमें हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, जिन फिजिकल क्वांटिटी में, ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। यानी हम बात करना चाहते हैं व्हाई वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर। सो हेडिंग लगा लें, व्हाई वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन, यस जी स्टूडेंट्स, सपोज किया कि आप और आपका दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, और आपको एक चलते चलते गपशप लगाते लगाते आपको दिल किया कि यार क्यों ना कहीं से जलेबी खा लें, जलेबी खाने चलते हैं, किसी मिठाई की दुकान पे चलते हैं, वहाँ से जलेबी ले लेते हैं, ठीक है। और आप किसी अननोन प्लेस पे खड़े हैं, ठीक है, आपको एकदम सर्दी का मौसम है और आपको दिल किया कि जलेबी खाने चलते हैं, ठीक है। तो आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ सिचुएशन कुछ यूँ है कि आप यहाँ कहीं खड़े हैं दोनों दोस्त, ठीक, और गपशप लगा रहे हैं और आपको मिठाई की दुकान में जलेबी खाने को दिल कर रहा है और आप की जलेबी की दुकान जो है कहीं यहाँ लोकेट हुई हुई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे, ठीक है। जलेबी शॉप कहीं यहाँ पे है, इसको मैं नाम दे देता हूँ J.S जलेबी शॉप, ठीक है। अब ऐसा है कि आप दोनों ने ये तय किया कि आप चलते हैं। आपने यहाँ किसी तीसरे शख्स से खड़े पूछा और आपने उनसे कहा कि भाई जलेबी की शॉप जो है वो जाना है, उसका कितना फासला यहाँ से बनता है, और आपने उससे फासला मालूम किया तो उसने आपको कहा कि यहाँ से फासला बनता है लगभग 2 किलोमीटर। लगभग 2 किलोमीटर जानने के बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से चल पड़ते हैं, ठीक है जी, आप यहाँ से चल पड़ते हैं। यहाँ जब आप दोनों पहुंचते हैं इस जगह पे, अब आप फिर किसी तीसरे यहाँ खड़े शख्स से पूछते हैं, किसी तीसरे खड़े शख्स से पूछते हैं कि आप बताइए कि जलेबी की दुकान कहाँ है। वो आपसे कहता है कि भाई जलेबी की दुकान जो है लगभग यहाँ से कोई सपोज करें को आपको कहता है 4 किलोमीटर आगे है, ठीक है। इस भाई को भी नहीं पता खुद, और आपने इसे पूछा तो इसने आपको कहा कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। आपको 4 किलोमीटर का पता तो बताता है ना, आपको ये समझ आ रही है कि मैं इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ। आप क्या करते हैं कि आप 4 किलोमीटर को जहन में रख के आप आगे मजीद चल पड़ते हो 4 किलोमीटर और आप लगभग यहाँ पहुँचते हो। अब क्या है कि भूख और बढ़ती जा रही है, प्यास भी साथ लग चुकी है। भाई मिठाई की दुकान तो ना मिली, बट हम बहुत आगे आ चुके यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है कि आप हर बंदे से आया वो ये था, आया वो ये था, क्या पूछ रहे हो? न्यूमेरिक वैल्यू, कितना दूर है यहाँ से, कितना दूर है, ठीक है, कितना दूर है, ठीक है। आप ये पूछ रहे हो उसे, इन अ सेंस आप उसे ये पूछ रहे हो कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। न्यूमेरिक वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, आप ये चीज जान रहे हो। पहले ने आपको बताया 2 किलोमीटर, आप यहाँ को पहुंचे, आगे पीछे देखा आपको नजर ना आई, फिर आपने पूछा कि भाई मिठाई की दुकान कहाँ है, आपको बताया गया नेक्स्ट 4 किलोमीटर। आप 4 किलोमीटर यहाँ चले और यहाँ तक आप इंतहाई थक चुके हैं, आप भूख के साथ आपको प्यास भी लग चुकी है, मिठाई जलेबी और खाने को दिल कर रहा है। यहाँ पहुँचते हुए आपको बताया जाता है कि भाई आप तो लगभग 4 किलोमीटर मिठाई की दुकान पीछे छोड़ आए हैं। स्टिल आपको डायरेक्शन नहीं बताई, 4 किलोमीटर के पीछे छोड़ आए हैं मिठाई की दुकान। अब आपको पता चला कि इस पूरे कहानी के बीच क्या मिसिंग है स्टूडेंट, इस पूरी कहानी के बीच मैग्नीट्यूड बताया जा रहा बट डायरेक्शन इज मिसिंग। जब तक आप इस बंदे से अगर इतना पूछ लेते कि 2 किलोमीटर पहुंच के किस सिमत में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आया वो शॉप ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कहाँ पे है, अगर आप ये पूछ लेते तो स्टूडेंट्स ये टाइम आपका बच जाता, ना आपको इतनी भूख लगती, ना आपको इतनी प्यास लगती, और यहाँ पहुँच के तो आप जलेबी भूल ही गए हैं क्योंकि अच्छा खासा आप दूर आ चुके हैं और जलेबी
बोलना तो बनता है, और खाना जो है आपको दिल करेगा कि यहाँ पे खड़े होकर आप जो है आप किसी रेस्टोरेंट को ढूंढे, और अब की बार उसे मैग्नीट्यूड का मत कहिएगा बल्कि साथ कहिएगा भैया रेस्टोरेंट किस तरफ है, ताकि आपको पता चल सके कि किस डायरेक्शन में जाना है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके साथ आप जैसे उस जगह पे पहुंचे तो अपनी डायरेक्शन रख के डायरेक्ट वहाँ पहुंच सके। तो यहाँ आपको जब तक ये चीज़ मिसिंग थी स्टूडेंट्स, ये चीज़ मिसिंग थी, आप घूमते रहे गलियों में, चौकों में, आगे पीछे, तो आपको पता चला कि वेक्टर जो है वह हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी वेक्टर क्यों डायरेक्शन के साथ जस्टिफाई होता है। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी फॉर दैट, कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दैट। सो नेक्स्ट टाइम आपको भी कहीं जाना हो तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का पता करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस किस्म की तकलीफ ना उठानी पड़े। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वेक्टर को और स्केलर को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर इंट्रोडक्टरी देख चुके हैं कि हमें वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट लगता है, वेक्टर या डायरेक्शन जानना क्यों जरूरी होती है, और इसके साथ साथ हम ये देख चुके हैं कि स्केलर और वेक्टर जो है वो किन डिफरेंस के साथ एग्जिस्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्केलर, वेक्टर, स्केलर या फिर वेक्टर। जी सो स्टूडेंट्स, हमारे पास लेट्स सपोज एक स्केलर है और एक वेक्टर है। हम किन क्वांटिटी को हमने कहा कि हम स्केलर बोलेंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड से जो है वो वेल एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 हमने कहा कि अगर दो स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, यानी फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से एक्सप्लेन होती है, हम अगर उनको ऐड करें, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करें, तो याद रहे उनमें जो हम फॉलो करते हैं दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन। ये ऐड होती है अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन। सिमिलरली यहाँ हमने देखा कि यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन चाहिए। सिर्फ जो है न्यूमेरिक वैल्यू बता देने से वैल्यू एक्सप्लेन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस और क्या चाहिए स्टूडेंट्स हमें, यस, आपके पास ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन से जो है एक्सप्लेन होता है, और जो आपके पास वेक्टर है स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेन होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जी स्टूडेंट्स, सिंपल, बहुत सिंपल। देखें, हमारे पास मैग्नीट्यूड और अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशंस और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी आपके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है इससे ये लॉ जो है कंप्लीटली, ये जो वेक्टर है कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाता है। ये मैंने क्यों लिखा, देखें बहुत सारे ऐसे वेक्टर क्वांटिटी हैं स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रखते हैं, बट वो वेक्टर तब भी नहीं होते अनटिल अनलेस, जब तक वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करें। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, बहुत सारे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड भी रखते हैं स्टूडेंट्स और डायरेक्शन भी रखते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट वेक्टर्स। आप सोच लेंगे सर ये क्या पूरा कंसेप्ट ही घुमा दिया, रुकिए अभी आपको जस्टिफाई करके देते हैं। सबसे पहले नंबर पे है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को देखें, सपोज किया आपके पास दो इलेक्ट्रिक करंट है, एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ रहा है, और इस पॉइंट पे आके I1 इलेक्ट्रिक करंट, I2 इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, और इसकी लगभग वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 एम्पेयर और इसकी लगभग वैल्यू है 3 एम्पेयर, और आउटपुट पे आपको जो करंट मिलने वाला है टोटल I या I इक्विवेलेंट जो इसका मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पेयर। अब ये तुमको कैसे मिला, एक I1 आया ऐसे, एक I1 आया ऐसे। अब डायरेक्शन तो रखता है स्टूडेंट, एक I1 इस पे आ रहा है, एक I1 इस पे आ रहा है, बट तुमको यहाँ पे जो
आई इक्विवेलेंट है, टोटल करंट है, इसकी भी अपनी एक डायरेक्शन है, बट स्टिल इट इज नॉट वेक्टर, क्योंकि इसको सिंपल जो इसकी एडिशन है वो अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन से हुई है स्टूडेंट। I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पीयर प्लस 3 एम्पीयर इक्वल टू 5 एम्पीयर। सो दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन। सो जो इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन होती है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वेक्टर नहीं होता। सो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है जी है, डायरेक्शन भी है जी है, बट वेक्टर ऑफ एडिशन को ये ओबे नहीं करता, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ वेक्टर। ठीक है, ये किसी अदर टाइप का टर्म है टेंसर क्वांटिटी, उसके बारे में फिर किसी लेक्चर में बात करेंगे। टेंसर टाइप क्वांटिटी बन जाती है। सेम अगर तुमको बता दिया जाए ऐसी क्वांटिटी पावर या प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर जी स्टूडेंट्स, प्रेशर जो है आपने 3 जगह पे प्रेशर अप्लाई किया, फर्स्ट प्रेशर, थर्ड प्रेशर, सेकंड प्रेशर, थर्ड प्रेशर। आउटपुट पे आपको जो है यहाँ पे आपने 3 पास्कल लगाया, 2 पास्कल प्रेशर अप्लाई किया। समझ लें 3 अलग टाइप के पिस्टन लगे हुए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 4 पास्कल। तो 3 पिस्टन लगे हुए और तीनों पिस्टन से ऐसे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी। अब इन तीनों को आप ऐड करने वाले हैं सिंपल अलजेब्रिक सम से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी आपके पास जो आउटपुट पे प्रेशर मिलेगा ये भी एक न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड वैल्यू लेकर आएगा, डायरेक्शन लेकर आएगा, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट क्या मिसिंग है स्टूडेंट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जहां वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं होगा, सो इट डजंट कॉल एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो टोटल मिलेगी 3 + 2 5 + 4 9 पास्कल जो है टोटल प्रेशर यहाँ इक्विवेलेंट पिस्टन से आउटपुट पे जाने वाला है, बट इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जहां अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन हो और मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, जैसा कि ये केस था, जैसा कि ये केस था, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, भले इसके पास मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन है। ठीक है, इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर स्टूडेंट? सो आपके पास मैग्नीट्यूड जो है और अलजेब्रिक सम जो है ये क्या कहलाता है, ये मैंने बता दिया। जैसे 2 अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन से ऐड हुए हैं, इसी तरह आपके पास अगर आपके पास 2 kg बनाना है या मैंगोस है, ठीक है, और आपके दोस्त के पास भी 2 kg मैंगोस है और आपको इसका सम चाहिए, एक न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड का सम चाहिए, तो सिंपल अलजेब्रिकली स्टैंडर्ड यूनिट आपस में ऐड होंगे, कोफिशिएंट्स आपस में ऐड होंगे, यू विल ऑब्टेन 4 kg। अब सिंपल सी बात है कि आपके पास 4 kg मास है एंड दैट इज 4000 ग्राम। कंप्लीट मीनिंगफुल, कंप्लीट जस्टिफाइड। So that's a scalar quantity. Scalar quantity are added by algebraic sum of addition, but vector quantity added by vector law of addition. आइए स्टूडेंट अब इन दोनों की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि सम को यानी स्केलर को और वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सिंपल, दोनों की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं स्टूडेंट, यानी हम जब उसकी एक फिजिक्स के अंदर, ठीक है, हम एक वेक्टर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वो जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास जो कह लें कि वेक्टर होगी उसको किस सिंबलाइज कैसे सिंबलाइज किया गया। सपोज किया वेक्टर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, तो लाजमी सी बात है अगर ये कोई ए वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस स्टूडेंट इसके पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अब लाजमी सी बात है कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे अलग सिंबल चाहिए और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे अलग सिंबल चाहिए इस ए वेक्टर के लिए। याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है एक सिंबॉलिकली बताते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए मॉड का इस्तेमाल करते हैं। वी जस्ट पुट मॉड ऑन लेफ्ट एंड राइट। ये ए वेक्टर है, सपोज किया फोर्स ही सही, ठीक है, सपोज किया फोर्स है, मुझे अगर इस ए वेक्टर यानी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना हो तो मैं सिंपल इसके लेफ्ट राइट पे एक मॉड पुट करूंगा, ये बताएगा कि ये इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ओके। प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं एरो का, जिसका एक एरो, इस एरो का जो है ये एक आपके पास इनिशियल पॉइंट होता है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट,
दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और ये आपके पास ये इसका टेल भी कहलाता है, ठीक है, ये इसका क्या कहलाता है, टेल भी कहलाता है। दोनों तरह से स्टूडेंट आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट कहलाता है, टर्मिनल पॉइंट। सो दिस वन इज इनिशियल पॉइंट टेल, और दिस वन इज हेड, इसको हेड भी कहते हैं स्टूडेंट, दिस वन इज टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास जब मैं इस ए वेक्टर का डायरेक्शन बताऊंगा स्टूडेंट, तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास इसके ऊपर एक एरो इसके हेड में डाल दूंगा, ये इसका डायरेक्शन बताएगा। सो दिस मार्क रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेक्टर के लेफ्ट साइड पे मार्क्स डले हुए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। लेकिन अगर किसी वेक्टर के ऊपर लेफ्ट साइड पे मार्क डले हुए प्लस एरो भी डला हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये इसकी डायरेक्शन है, प्लस ये इसका जो है प्लस मैग्नीट्यूड है। स्केलर के केस में स्टूडेंट, स्केलर के केस में ऐसी कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली आपके पास। स्केलर के केस में आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ ऐड कर सकते हो, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ और यूनिट को यूनिट के साथ। जैसा कि सपोज किया 2 kg प्लस 3 kg प्लस 4 kg। अब हमें पता है कि ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज पूरी कंप्लीटली न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड के साथ एक्सप्लेन हो रही है, जस्टिफाइड हो रही है। 3 + 2 5, 5 + 4 9 9 kg। पर यहाँ स्टूडेंट ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा हमें यहाँ हम नहीं कर सकते। यहाँ हमें कंप्लीटली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से उसको ऐड करना पड़ता है, यानी हमें उसके ग्राफिकली पिक्चोरियल फॉर्म देनी पड़ती है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तब ही तो हमने वेक्टर क्वांटिटी के लिए अलग सिंबल लेके आए, ये फॉर मैग्नीट्यूड एंड दिस वन फॉर डायरेक्शन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के लिए जब हम किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। सपोज किया स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक वेक्टर है, इसको मैं O पॉइंट कह देता हूं। जो इनिशियल पॉइंट होता है वहां स्टूडेंट्स हम हमेशा क्या लेते हैं, O लेते हैं। ये दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। दिस वन इज आवर टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल, ठीक है। या फिर इसको आप टेल भी कह सकते हैं, ये आप इसको हेड भी कह सकते हो। स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट O और जो इसकी हेड है, इसको मैं एक और नाम दे देता हूं P यहाँ पे। तो आपके पास जो OP है, OP की जो लेंथ है स्टूडेंट्स, OP की जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ दिस OP। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं लेंथ ऑफ OP। तो आपके पास जो किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक फासला है, डिस्टेंस है, ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरी उस वेक्टर की लेंथ कहलाती है स्टूडेंट्स। या यूं कह लो कि टोटल उसका टोटल जो है वो मैग्नीट्यूड ही एक न्यूमेरिक वैल्यू मेरे पास आ जाती है कि O से लेके P तक मेरे पास क्या मैग्नीट्यूड बनेगा, क्या लेंथ बनेगी। इसी हिसाब से इसका जो ये हेड है ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट डायरेक्शन को। वेक्टर की जिस तरफ डायरेक्शन होगी ये हेड उसकी डायरेक्शन को बताएगा। हो सकता है ये हेड ईस्ट को वेस्ट को बता रहा हो, ईस्ट को बता रहा हो, नॉर्थ को बता रहा हो, वेस्ट को बता रहा हो, या फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यानी इसका जो हेड है वो हमें डायरेक्शन बताता है, और OP की जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड का पता देती है कि इस लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या है, और इसकी हेड जो है वो हमें क्या बताती है, इसकी हेड जो है वो हमें डायरेक्शन का पता देती है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सपोज किया कि आपके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सपोज किया एक A वेक्टर है स्टूडेंट्स, एक B वेक्टर है आपके पास,
अब तुमको उसको ऐड करना है, उसके लिए तो तुम सिंपल ये कर रहे हो ना, 2 kg प्लस 3 kg प्लस 4 kg 9 kg आ गया। यहाँ तुम ऐसा नहीं करने वाले, प्रॉपर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू इसको ऐड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे, प्लस इसकी डायरेक्शन बनाओगे ग्राफिकली, प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे, प्लस उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे, एंड देन यहाँ तुमको मिलने वाला जो तीसरा वेक्टर होगा वो भी कोई क्या होगा, वेक्टर होगा, उसका भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, प्लस उसके भी कोई डायरेक्शन होगी। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की, यानी वेक्टर इतना सिंपल सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन से जस्टिफाई नहीं होने वाला, तुमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के तौर पे इसको पूरा प्रूफ करना होता है, तब जाके वो क्वांटिटी कंप्लीटली वेक्टर होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखने से सिर्फ वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं बन जाती, until unless it doesn't obey vector law of addition. So next vector A clear and vector B, ये आपके पास इसकी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, यानी तीसरा वेक्टर जो मिला उसका भी कोई मैग्नीट्यूड है, उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन यही है, इसका जो हेड है इसकी डायरेक्शन बता रहा है, इसकी जो लेंथ है ये इसकी मैग्नीट्यूड बता रही है। ओके स्टूडेंट्स, ए वेक्टर बी वेक्टर ये इसके रिजल्टेंट है ए प्लस बी, तो दिस इज नॉन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation. So vector quantity are well explained by graphical representation. ठीक है, और this one is not only need algebraic sum of additions या analytical explanation से scalar quantity completely justify हो जाती है, जबकि this need completely geometrical representations, ठीक है, pictorial form मांगती है, completely आपको direction जो है vector law of addition से बताना पड़ता है। आइए स्टूडेंट्स वेक्टर को मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड देते हैं और वो कंसेप्ट जो आपके इस चैप्टर में यूज हुए हैं ताकि आप उसके साथ बासानी निपट सकें। आपके एक्सरसाइज में या फिर चैप्टर के अंदर कई ऐसे टर्म्स हैं जो डायरेक्शंस के लिहाज से यूज की जाती हैं, आपका उससे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको ये पता होनी चाहिए कि आप अगर ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे खड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट साइड पे स्टूडेंट ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये डायरेक्शंस आपको पता होने चाहिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। जस्ट आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, सिंपल इज दैट, सिंपल, या फिर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपने राइट साइड पे हमेशा ईस्ट लेते हो, लेफ्ट पे वेस्ट लेते हो, सर की जानिब आप क्या लेते हो, नॉर्थ पोल, पाँव की जानिब साउथ पोल। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जी स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास यहाँ पे कोई वेक्टर इन दो इनके दरमियान, ठीक है, यहाँ इनिशियल पॉइंट्स होता है और यहाँ आपके पास एक वेक्टर लाई कर रहा है, यहाँ एक वेक्टर लाई कर रहा है, यहाँ एक वेक्टर लाई कर रहा है, या फिर यहाँ एक वेक्टर लाई कर रहा है। अब लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स, ये इस ईस्ट के साथ, यानी इस प्लेन के अंदर, इस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट प्लेन के अंदर है, ये वेक्टर किसके अंदर है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन के अंदर ये वेक्टर। तो मैं इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या लिखूंगा, नॉर्थ ईस्ट, और कितने एंगल पे है, सपोज किया 45 डिग्री पे है, ठीक है। लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स, जब एंगल बन रहा होगा, आप वेक्टर को स्टूडेंट्स कंसिडर करें को वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको वेक्टर समझना आसान होगा। आप समझो वो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, आपने एक धागा जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है और आप यूँ खड़े हैं और आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है वो धागा जो है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, कि एंगल वही एंगल है जो 45 डिग्री एंगल है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, 45 डिग्री एंगल बन रहा है इस वेक्टर का नॉर्थ ईस्ट एक्सिस पे, नॉर्थ ईस्ट एक्सिस पे। सिमिलरली ये नॉर्थ वेस्ट एक्सिस है, यानी इस प्लेन को, सेकंड प्लेन जो है अगेन यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको कहोगे क्या कहोगे, 45 डिग्री
नॉर्थ वेस्ट। स्टूडेंट देखा जाए तो ये तमाम के तमाम डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सारे के सारे एक दूसरे के हिसाब से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप यूँ कह लो कि आप नॉर्थ से 45 डिग्री किस पे आए हो, वेस्ट की तरफ गए हो, 45 डिग्री आपने ट्रेवल किया है वेस्ट की तरफ 45 डिग्री। तो ये एंगल अगर 45 है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये भी क्या होगा 45, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या है परपेंडिकुलर है। तो 45 प्लस 45 कंप्लीट 90 डिग्री एंगल पूरा हो जाता है। सिमिलरली आप वेस्ट और साउथ के प्लेन में आए हैं तो आपके पास अगेन एंगल बनेगा 45 डिग्री साउथ वेस्ट प्लेन। सिमिलरली यहां भी आप 45 डिग्री का एंगल बनाते हो तो ये बनेगा साउथ ईस्ट प्लेन 45 डिग्री साउथ ईस्ट प्लेन। अब ऐसा है कि स्टूडेंट्स हम लेट्स सपोज यहां से 45 डिग्री के बजाय हम ऑलमोस्ट 30 डिग्री जो है ईस्ट एक्सिस के साथ एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, आप इसको लिखोगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। स्टूडेंट इन टर्म्स को समझें, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे और प्लस ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन में काम आएंगे। ऑफ ईस्ट का मतलब ये क्या है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आप कितना गए, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आप कितना गए 30 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ अपना एंगल इंक्रीज किया 30 डिग्री, कितना इंक्रीज किया 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल इंक्रीज किया किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये एंगल अगर 30 है तो स्टूडेंट्स ये कितना होगा 15 डिग्री, लाजमी सी बात है 30 इतना है, तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है। ठीक है, ई एक्सिस पे अगर ये थीटा 45 बन रहा है तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 15 डिग्री, ये 45 हो गए दोनों मिला के, रिमेनिंग ये एंगल कितना बचा 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस ये दोनों का 45 डिग्री कितना बना 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कंसेप्ट्स कुछ डायरेक्शंस के लिए आपके पास होने चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि आप न्यूमेरिकली जो है इसी तरीके से आप इस चीज़ से आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली आप यहाँ पे आते हैं, ये 45 डिग्री है और आप ऐसे चले। ठीक है, इन दैट केस आपने यहाँ जो है ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, ये आपके पास सपोज करें कि अगेन 30 डिग्री बन रहा है, तो इस चीज़ को भी आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, नॉर्थ से आप 30 डिग्री, नॉर्थ से आप 30 डिग्री किस की तरफ गए, वेस्ट की तरफ गए। ठीक है, 30 डिग्री एंगल इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आप क्या कहोगे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री आप किसकी तरफ गए, वेस्ट की तरफ गए। समझ आ गई स्टूडेंट्स, ये थी इसकी कोई पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस। आइए वेक्टर्स के अब मजीद इसको समझते हैं कि वेक्टर्स की मजीद टाइप्स क्या क्या हैं। Types of vectors. What are the types of vector? स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। किसकी, इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे वेक्टर जो कि डायरेक्शन वाइज प्लस मैग्नीट्यूड वाइज दोनों तरह से बराबर हों, ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। ठीक है जी, आपके दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए, यानी दोनों डायरेक्शन वाइज भी बराबर होने चाहिए और मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। सपोज किया कि ए एक वेक्टर है, ठीक है, दैट इज 5 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट
5 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, एक बी वेक्टर है दैट इज आल्सो 5 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। अब यहाँ स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि एक न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी है 5 न्यूटन 5 न्यूटन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, ये कैसे मैं स्केल पे ड्रा करूंगा। लाजमी सी बात है, आप वेक्टर जब प्लॉट करते हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो। तो स्टूडेंट्स इसका स्टेप 1 होता है सबसे पहले स्केलिंग करना। क्या होता है? स्केलिंग करना। अब मुझे भी पता है कि आप जब ये 5 न्यूटन को मेजर करोगे तो स्केल में ढूंढोगे यार 5 न्यूटन किधर है, ओहो 5 न्यूटन तो है ही नहीं इसके ऊपर, तो मैं कैसे मेजर करूं। तो स्टूडेंट आप सिंपल ऐसा करने वाले हो कि आपके स्केल के ऊपर ये जो सेंटीमीटर की स्केलिंग हुई है, आप इसको सपोज कर लो कि आपके स्केल का 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर तुम्हारे स्केल का किसके बराबर होगा? लाजमी सी बात है 5 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि तुम यहां से ईस्ट की तरफ 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लोगे ईस्ट की तरफ, ये तुम्हारा ए वेक्टर हुआ स्टूडेंट्स। इसी तरीके से तुम्हारा जो बी वेक्टर होगा, ये भी तुम इसकी तरफ 5 सेंटीमीटर की लाइन लोगे। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन तुम्हारी एग्जैक्ट किसके बराबर है? 5 न्यूटन की। तो 5 न्यूटन ए वेक्टर टुवर्ड ईस्ट, 5 न्यूटन बी वेक्टर टुवर्ड ईस्ट। देख सकते हो कि ये मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी दोनों तरह से एक दूसरे के बराबर है। सो दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो तुम्हें अगर कहीं पे भी इस तरह दी हो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो तुम सिंपल क्या करने वाले हो, 1 मीटर पर सेकेंड को अपनी तरफ से सपोज करो, अपने इस फुट्टे का 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर बोला, तो तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड किसी भी कार की या किसी मूविंग बॉडी का स्पीड जो है तुम्हारे स्केल के 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो तुम अपने 5 सेंटीमीटर के लेंथ को 5 मीटर पर सेकंड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आसान हो गया ना। सो दिस आर दी स्केलिंग, दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। तो आप सबसे पहले किसी भी वेक्टर को, अगर आपका वेक्टर जो है किसी और स्टैंडर्ड यूनिट में रिप्रेजेंट है, तो स्केल करके मेजर करने के लिए आप, ताकि उसको कॉपी पेंसिल या पेपर पे आसानी से ड्रा कर सको, आप अपने स्केल का 1 सेंटीमीटर उसके इक्वल सपोज करोगे। फिर जितना मैग्नीट्यूड उसने दिया होगा, जैसे मुझे यहाँ 5 दिया था, उसके 5 के इक्वल सपोज कर दोगे, 8 के इक्वल, 7 के इक्वल, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन प्लस दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर एक दूसरे के बराबर हो तो आपस में इक्वल वेक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बी वेक्टर को कह दूं कि वेस्ट की तरफ है स्टूडेंट्स, तो अब ये मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट डायरेक्शन बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब जो है ये ए और बी वेक्टर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट डायरेक्शन बराबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। इस नेगेटिव वेक्टर स्टूडेंट्स किस टाइप का होता है? नेगेटिव वेक्टर में हम ये देखते हैं कि आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, 1 इज ए वेक्टर, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, उसका जो डायरेक्शन है ए वेक्टर का, उसके मुकाबले में जो वी वेक्टर है और उसका जो डायरेक्शन है वो इस ए वेक्टर के डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, यानी ये नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन फॉर व्हाट? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन को, ऑपोजिट डायरेक्शन को। ठीक, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट ऑपोजिट डायरेक्शन। सो आपके पास अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में,
ये एक वे वेक्टर है। आपके पास जो बी वेक्टर है इसके डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगा। सिमिलरली इसी हिसाब से अगर मैं ए वेक्टर कोई ले लूँ और बी वेक्टर भी चले, सपोज किया मैं ए ही ले लूँ, ठीक है, ए वेक्टर एट सेल्फ अपने आप के ही नेगेटिव है, यानी मैग्नीट्यूड में तो सेम है दोनों, बट डायरेक्शन वाइज क्या है, डिफरेंट है। यानी आपके पास ये ए है तो ये क्या है, ये ए नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड में भले सेम हो स्टूडेंट्स, बट डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। ये सेट पे है और ये हेड इसके सेट पे, तो दोनों के हेड एक दूसरे के अपोजिट को एक्सचेंज करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। सिमिलरली अगर मैंने बी ड्रा किया था तो बी वेक्टर के लिए अगर ए वेक्टर है तो बी वेक्टर ये कहलाएगा। स्टूडेंट्स लेंथ मे बी स्मॉल और लार्ज, ठीक है ना, मे बी बी की लेंथ ए से छोटी बड़ी हो सकती है, बट अगर डायरेक्शन में दो वेक्टर एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट हैं, ठीक है, या यूँ समझ लो कि वो 180 डिग्री का एंगल सपोज करो बनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बात करते हैं नल वेक्टर की, बात करते हैं नल वेक्टर की। नल वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज किया कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर्स की, एडिशंस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और आपके पास नल यहाँ पे स्टूडेंट्स किस चीज़ के जुमरे में आता है, जीरो के जुमरे में, ठीक है, और इसको हम ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से स्टूडेंट्स, डॉट से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डॉट से। तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपके पास कोई जीरो आ जाता है, ठीक है, कोई रिजल्ट आ जाता है जो कि जीरो है, ठीक है, वो जीरो जो है स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। और इस नल वेक्टर की आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी, कहीं पे भी ये लाई कर लेता है, कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो इट्स कॉल्ड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। और ड्यूरिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो है, कोई भी एक वेक्टर है, यानी m एक स्केलर है, सपोज कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर के साथ लाजमी सी बात है m इज इक्वल टू 0, तो होल रिजल्ट विल बिकम 0, सो दिस 0 नाउ बिकम डॉट, ये क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। सो ये क्या है, ये नल वेक्टर है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, नल वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है किसी भी जगह पे। सो ये m जब भी आपने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सपोज किया कि एक a वेक्टर है, ठीक है, और इसका कोई मैग्नीट्यूड है, लाजमी सी बात है सेम होगा। अगर आप a वेक्टर को अपने से ही माइनस करते हो, ठीक है, एडिशन में माइनस ऑफ a वेक्टर करते हो, तो लाजमी सी बात है क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो आपके पास प्लस ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये आपके पास -5 और आपके पास 0 आ जाएगा। सो 0 यहाँ पे क्या है, ये नल वेक्टर है, क्या वेक्टर है, नल वेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, ये किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में पाया जाता है, किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर के बारे में स्टूडेंट्स पे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। अभी इसके लिए आप इतना ही समझ लें कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को क्या देता है, डायरेक्शन देता है। इसका और कोई काम नहीं होता स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन देता है। इसीलिए हम क्या किया, इसके हेड पे इसकी इंपॉर्टेंस जो है वेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको अलग से एक कैप असाइन करते हैं। अगर जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम उसको कैप से असाइन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यूनिट वेक्टर द टाइप ऑफ वेक्टर दैट गिव डायरेक्शन टू वेक्टर, जो वेक्टर को डायरेक्शन दे सके, ठीक है। और इसको स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से। और इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे नेक्स्ट इसके कमिंग लेक्चर में। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास
कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स को कहते हैं किसको, सेम को लीनियर। आप वेक्टर लीनियर मोशन कौन सी होती है, जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ऐसे वेक्टर स्टूडेंट्स, ऐसे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर जो है ऐसे वेक्टर होते हैं, सपोज किया ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है। अब अगर मैं इस ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल रख दूं एक सेम लाइन में, एक सेम स्ट्रेट लाइन में, ए वेक्टर की हेड को, ए वेक्टर की हेड को बी वेक्टर की टेल पे रख दूं स्टूडेंट्स, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। आप देख सकते हो दीज टू आर कोलिनियर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप्स आ जाती है, नेक्स्ट स्टेप आ जाए कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर मींस अगेन स्टूडेंट्स सेम प्लेन, सेम प्लेनर मींस प्लेन जो सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट सेम प्लेन, व्हाट डज इट मीन, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। आपके पास इस प्लेन को क्या कहा जाता है, एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, वाई जी प्लेन। ये कौन सा प्लेन है स्टूडेंट, एक्स जेड प्लेन। अब आपके पास एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है बी। स्टूडेंट्स ये दोनों ही प्लेन जो है, ये दोनों ही वेक्टर सॉरी एक सेम एक्स वाई प्लेन में लाइक कर रहे हैं। सो ये दोनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। सपोज कि आप इस एक्स वाई प्लेन को मान लें कि ये इसका वर्टिकल एक्सिस है वाई, और ये इस बोर्ड का, आप ये इस बोर्ड का एक्स प्लेन है। तो मैंने ये दो वेक्टर इसके ऊपर रखे, देखा जा सकता है कि आपके पास ये दो वेक्टर जो हैं इस प्लेन में कंप्लीटली लाई कर रहे हैं। सो ये इस प्लेन के कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर मैं तीसरा वेक्टर रख दूं इसके ऊपर, ये वाला, देखा जा सकता है स्टूडेंट जो थर्ड वेक्टर है ग्रीन वाला, ये स्टूडेंट्स इस प्लेन से बाहर लाई कर रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड है, आउट ऑफ द प्लेन है। सो इट इज नॉट कोप्लेनर, ठीक है। ये दो प्लेन्स तो एक दूसरे के, ये दो वेक्टर तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से जो है सेम प्लेन में लाई करें, दे आर कोप्लेनर, बट द थर्ड वन विद रिस्पेक्ट टू दिस टू वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर। सो ये वेक्टर वैसे भी कोप्लेनर नहीं कहलाए जा सकते तीनों वेक्टर, क्योंकि तीनों वेक्टर को अगर सेम प्लेन में लाई करें तो फिर ये कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं तो ऐसे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट वेक्टर, कॉन्ग्रुएंट वेक्टर, कॉन्ग्रुएंट वेक्टर। यस, कॉन्ग्रुएंट वेक्टर स्टूडेंट्स कौन सा होता है, सपोज किया कि ऐसे वेक्टर जो एक सेम पॉइंट पे या जिनकी टेल जो है एडजेसेंट टेल जो है एक सेम पॉइंट्स पे होती है, ऐसे वेक्टर्स जिनकी एडजेसेंट टेल्स, जिनकी एडजेसेंट टेल जो है इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, the vector whose adjacent planes, जिनके adjacent tails जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे, एट सेम पॉइंट, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट वेक्टर्स। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब देख सकते हो तीनों के तीनों वेक्टर एक सेम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होता है, ऐसे वेक्टर जो है स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट वेक्टर कहलाते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वेक्टर जिनके लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन एक सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन से मुराद एक वेक्टर स्टूडेंट इधर है, बी वेक्टर, और इस हिसाब से एक ए वेक्टर है, ये इधर है,
ठीक है, और एक सी वेक्टर है, सॉरी इसको मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, ए वेक्टर, इसको मैं सी ले लेता हूँ। अब अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे देखूं ये था, इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे देखूं ये था, इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे देखूं ये, तो तुम देख सकते हो कि ये जो तीनों वेक्टर हैं ए बी सी, तब भी लाइन ऑफ एक्शन की वजह से एक सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कांग्रुएंट वेक्टर। सो ये था स्टूडेंट्स वेक्टर का कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ताकि मैं लेक्चर की तरफ चैप्टर की तरफ आगे मूव करूं तो आपको एटलीस्ट इसकी डीप थॉट्स हों, ताकि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ सके। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लगा, एंड एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को कंसेप्चुअली। थैंक यू।